देखो, जो हमारा टेस्ट हुआ था इसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज दिस। तो हमारे पास जो ए है वो लिखा गया है एक्स क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर, एंड जो बी हमारे पास है वो हमारे पास है एक्स इंटू वाई का क्यूब, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integers by the LCM। देखो, तो बोला कि हमें डिवाइड करना है, ए और बी के प्रोडक्ट को, किसके? एलसीएम ऑफ ए बी है। अब अगर ए और बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा और वाई की पावर 5 हो जाएगा। एलसीएम आपको पता है, जब हम दो नंबर्स का एलसीएम लेते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं उनमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं। अब देखो, इस ए और बी में सिर्फ हमारे पास दो ही नंबर्स हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई हमने लिख लिया, और आपको पता है एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं बताओ? एलसीएम के अंदर हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स की हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। और वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? ये भी 3 है। अब अगर कट करो तो एक्स क्यूब से एक्स की पावर 4 को कट करोगे तो एक्स आ जाएगा, वाई क्यूब से वाई की पावर 5 कट करोगे तो वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी था ना आपका, एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, ये सही है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज़। देखो, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा, लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1। मुझे पता है अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, अगर मैं पॉलिनोमियल में x यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल की वैल्यू बेसिकली हम आपको y की वैल्यू बताती है, आपको y की वैल्यू बताती है। अब आप मुझे यहाँ पे सिंपल से एक बात बताओ कि, अच्छा इतना सबको पता है कि x इज इक्वल टू 1, पर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, मतलब y की वैल्यू 0 हो रही है। अब इस लाइन का आप ग्राफ देख के बताओ कि किस x की वैल्यू पर y की वैल्यू 0 हो रही है, बताओ। देखो, अगर आप ध्यान से देखो 3 पर, अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो देखो y की वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो इसमें देखिए, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y हैज़ 2 zeros 1 0 एंड द जीरो। ये बिल्कुल देखो, आप सबको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका सिर्फ एक ही जीरो होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें सिर्फ एक है। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, देखो y की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसका सिर्फ एक ही जीरो है। बस इतना समझाने की जरूरत भी नहीं है, बेसिक बात है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? देखो, तो a1/a2 जो होता है वो b1/b2 को इक्वल होता है, बट वो c1/c2 को इक्वल नहीं होता। ये हमारी होती है पैरेलल की कंडीशन। देखो, ये होती है पैरेलल की कंडीशन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, तो a1/a2 जो होता है नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, ठीक है। और जो ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है, ठीक है। और अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है और ये c1/c2 के इक्वल भी है, तो ये आपकी होती है कोइंसिडेंट, ठीक है। और लाइंस ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बोला द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़। अगर आपको पता है, अगर आपको नेचर ऑफ रूट बताना है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर आपको नेचर ऑफ रूट बताना तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलती है। अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 9 है, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है? 9। एक्स के साथ -6 है, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -6। और सी हमारे पास कितना है? -2। पुट करो जरा इसके अंदर, तो -6 का होल स्क्वायर -4, ए हमारे पास कितना है? 9, एंड सी हमारे पास कितना है? -2। -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 9 दूनी 18 36 72। ओवरऑल आंसर मेरा 0 से बड़ा आएगा। और आपको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो जो आपके रूट्स होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? अच्छा, इस वाले में ऑप्शन क्या था? इस वाले में ऑप्शन था बी, और इसमें ऑप्शन क्या आएगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ऑप्शन सी। ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बोला टू ए पी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर टर्म इज अनदर इज -8, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। देखो बेसिकली हमारे पास दो ए पी है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोला टू ए पी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो मान लो हमारे पास दो ए पी है, ठीक है, ए पी वन और ए पी टू, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस डी ले लेते हैं, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको ए वन ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, और इस सेकंड वाली ए पी का जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास क्या है, इसके फर्स्ट टर्म को हम क्या लेते हैं बताओ, कैपिटल ए वन ले लेते हैं। ये हमारे पास कितना है -8 है। तो हमसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इसका फोर्थ टर्म कितना होगा बताओ, A1 प्लस 3D, इसका फोर्थ टर्म कितना होगा A1 प्लस 3D, दोनों के बीच का माइनस, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो माइनस कर दो। तो A1 माइनस कैपिटल A1 प्लस 3D माइनस 3D, ठीक है, इससे ये कट गया। अब A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 है, माइनस कैपिटल A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8, तो ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, अब -7, ठीक है। अच्छा देखो इसमें अब आप बोलोगे सर हमें तो डिफरेंस पूछा है, तो हम क्या सेकंड वाले में से पहला वाला नहीं माइनस कर सकते थे। तो इसमें आपको देखो जो पहले जिस एपी की बात हुई है ना, आपको पहले वही एपी रखनी है। दूसरे में इस वाली एपी की बात करी थी, इसलिए देखो मैंने दूसरे वाले में वाली एपी रखी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 -3 एंड 5 -6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है ना। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। सिक्स क्वेश्चन, वट देखो तो हमारे पास एक पॉइंट है 2, -3, इसको हम ए मान लेते हैं। हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है 5, 6, इसको हम बी मान लेते हैं। इन दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इनको एक्स एक्सिस क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अच्छा एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट होते हैं उन पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट सी है जहाँ डिवाइड हो रहा है, और इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0, ठीक है। और इस पूरे को k/1 में डिवाइड कर दिया, k/1 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, करते हैं। ये हम इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, ये क्या हो गया मेरा m1 हो गया n, लगाओ फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या है x, 0 इक्वल टू m x2, तो k को उससे करोगे 5 से 5k, n x1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कॉमा m y2 6k, n y1 माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1। जरा कंपैरिजन करो, तो इसको हम 0 से कंपेयर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, 0 इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन में k प्लस 1। तो यहाँ से 6k आ जाएगा आपका 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो इसमें ऑप्शन आपका, अच्छा हमसे रेशो पूछना है, तो k की यहाँ 2 पुट कर दोगे तो 2:1 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी, सिक्स ऑप्शन बी है। अब देखो हम करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन, अ पॉइंट x, y इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बस मेरा इन्फिनिटली मैनी, ये तो मैंने क्लास में करवाया था। इसमें देखो ऐसे है, जैसे ऐसे बोला गया कि जैसे मान लो हमारे पास एक, अब x, y, ठीक है, इज़ अ पॉइंट 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो हमने मान लिया वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास एक पॉइंट है x, y, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है ना वो कितना है 5 यूनिट्स है। पूछा है तो ऐसे कितने पॉइंट आप बता सकते हो थर्ड पॉइंट के अंदर, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो पूछा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप ऐसे कितने पॉइंट बता सकते हो जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना 5 यूनिट। तो मैं भी इन्फिनाइट पॉइंट बता सकता हूँ। देखो अगर मैं इसका एक सर्कल बनाऊँ, अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट आ रहे हैं सर्कल पे, सारे के सारे जो पॉइंट आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इनका सबका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, 5 ही तो होगा। तो ऐसे मैं इन्फिनाइट पॉइंट बता सकता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनाइटली मैनी।
इसमें देखो बोला गया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी के अंदर जो आपका डी ई है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है। ए बी की, तो इसको पहले डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे है, ऐसे है, ये बी है, ए है, ये डी है, ये ई है, ये सी है। बोला आपका ए बी ए है, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि डी ई आपका एक्स है, डी ई ये आपका एक्स हो गया, ई सी आपका सी है। देन एक्सप्रेस एक्स, देन एक्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ये ठीक करते हैं। देखो तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और आपको छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा डी ई सी। इनको सिमिलर करते हैं। देखो सिमिलर तो बड़े आने जाएंगे, एंगल सी दोनों के अंदर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल इसके ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर तो हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, मतलब पहला ट्रायंगल मैंने लिया था ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया है डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी, इनको सिमिलर तो कर दोगे, फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर देना। अब ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डी ई है, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी है, और ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डी सी है। अब बताओ ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए, डी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी ई हमारे पास एक्स है, बी सी हमारे पास कितना है, बी सी नहीं पता ना मैं, अच्छा एक ही और गिवन है, बी ई हमारे पास एक्स है, बी ई, सॉरी बी ई हमारे पास बी है, ये बी था हमारे पास, 1 2 3, ठीक है। तो बताओ डी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी हमारे बी सी हमारे पास कितना है, बी से लेके सी तक, तो बी से लेके सी तक बी प्लस सी हो जाएगा, तो हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन में ई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी है। तो हमें क्या करना है, एक्स को एक्सप्रेस्ड करना था इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो कुछ बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा बी प्लस सी, ये हमारे एक्स की वैल्यू आ गई। तो क्या हमने एक्स को इन टर्म्स ऑफ ए बी सी नहीं एक्सप्रेस करके दिखा दिया, तो इसमें ऑप्शन आएगा ए सी अपॉन बी प्लस, ऑप्शन बी, ठीक है। ये है इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ द टेंजेंट पी आर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, ठीक है, देन द एंगल सबटेंडेड बाय, देखो ये तो आसान है बहुत, देखो सर्कल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर दिया हमने, ऐसे कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ओ क्यू पी आर। देखो बोला है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू, ये जो कॉर्ड हमारे पास पी क्यू है ना, मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर, ये 50 यहाँ 50 डिग्री एंगल बना रहे हैं, दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज 50 डिग्री, ठीक है। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, तो बोला हमें ये एंगल निकालना है, बेसिकली हमें ये एंगल निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है, तो अगर ये 40 है तो कितना हो गया बताओ, सॉरी अगर 50 है तो कितना हो गया बताओ, ये 40 हो गया, दिस 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम सबको पता है कि ये और ये दोनों रेडियस हैं, तो अगर ये एंगल 40, भाई किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होती है तो उस पर बनने वाले एंगल्स भी सेम होते हैं, तो अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर ये 40 है तो 80 हो गया, तो बचा वाला बीच में कितना हो जाएगा, 100 बचा, तो इसका लिए एंगल हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, इसके अंदर देखो बना लेते हैं इसको भी डायग्राम एक बार। है सर्कल है पी क्यू आर एस, ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 14 है, सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी, तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। देखो करते हैं, ये हमारे पास सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी आपस में इक्वल होगी। तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं तो ये बचा वाला कितना हो जाएगा बताओ, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, क्योंकि टोटल 12 है, तो अगर ये x है तो 12 माइनस एक्स हो गया। तो ये और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, तो ये x तो ये भी एक हो गया x। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 12 माइनस, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 12 माइनस एक्स हो जाएगा। दिस इज 12 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब अगर ये पूरा 15 था, तो अगर ये x है तो ये बचा वाला कितना हो जाएगा, बच्चे बचा वाला कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा। है ना? तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 15 माइनस एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये टोटल 14 था, अगर ये 15 माइनस एक्स है, तो 14 में से अगर हम 15 माइनस एक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक -1 प्लस एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, -1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, ये बोलते हैं कुछ, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें एस पी की लेंथ निकालनी थी, इस पूरे की एस पी की लेंथ निकालनी थी, तो एस पी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 12 माइनस एक्स प्लस ये है माइनस का 1 प्लस एक्स, एक्स कट गया, 12 माइनस 1 करेंगे तो 11। तो ऑप्शन डी इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। बोला था कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू a/b है, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू बतानी थी। तो हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो हमें कॉस की वैल्यू निकाले, साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू कितनी है, a/b, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो a² / b² आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे तो b² माइनस a² / b² आ जाएगा। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई। हमें तो कॉस की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, √b² माइनस a² b, क्योंकि b √b के ऊपर स्क्वायर करो तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ b आ जाएगा। तो ऑप्शन आएगा इसमें सी, ऑप्शन सी। ये उससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। सेक को हम क्या बोलते हैं, सेक को हम बोलते हैं 1/cos। टेन को हम क्या बोलते हैं, sin/cos। ये क्वेश्चन कराया भी हुआ है। 1 माइनस साइन को एज इट इज रहने दो। अब एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन, और नीचे आ जाएगा आपका कॉस इंटू 1 माइनस साइन, पहले से आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी लग जाएगा, तो a² माइनस b² हो जाएगा। अपॉन में कितना आपका कॉस है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे कॉस है, एक कॉस कट गया, तो कॉस आंसर में आ गया। तो ऑप्शन डी, कॉस। नेक्स्ट, इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो मान लो हमारे पास ये पोल है, सॉरी ये हमारे पास ग्राउंड है, इसके ऊपर हमारे पास ये हमारे पास पोल है। ठीक है, इसकी शेडो जो पड़ती है ना ग्राउंड के ऊपर, मान लो हमारे पास ये शेडो, पोल की शेडो है, दिस इज शेडो ऑफ पोल। तो ये हमारे पास कितनी है, पोल की हाइट हमारे पास 6 है, और शेडो जो है ग्राउंड के ऊपर वो 2√3 मीटर है। ठीक है, मेरे पास 2√3 मीटर है। तो पूछा फाइंड द सन सेल। अब अच्छा बताओ, अगर आपके अब बताओ, अगर पोल की शेडो आगे बन रही है तो इसका मतलब सन यहीं कहीं होगा, सन यहीं कहीं होगा। अगर आपके सर के पीछे सन है ना, तो आपकी परछाई आगे बनती है, तो इसका मतलब पोल के पीछे या पोल के ऊपर कहीं सन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। हमें ये एंगल निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है। सो tan थीटा किस क्या हो जाएगा बताओ, p/b हो जाएगा। tan थीटा, p हमारे पास कितना है 6 है, b हमारे पास कितना है 2√3 है, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। अब देखो √3 से 3 को हम काट देंगे तो फिर √3 आ जाएगा। अब tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है, 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट इसके अंदर। इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो ये तो मैंने टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन, जो पहले हमने लिया था। इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया, अब पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr। सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। बोला ये इक्वल है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल, बहुत आसान है। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन ए, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया ऑफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2। देखो बोला कि हमें बोला है कि हमें दो छोटे छोटे पार्क को मिला के एक बड़ा पार्क बनाना है। ठीक है, ठीक है, नहीं सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया, हाँ। बोला कि
इन दोनों पार्क के एरिया को मिला के इस अकेले पार्क का एरिया होना चाहिए। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हमने मान लिया पाई R1 का स्क्वायर इस बड़े वाले सर्कल का एरिया, इसका एरिया है पाई R2 का स्क्वायर और इसका एरिया है पाई R3 का स्क्वायर। इन दोनों के एरिया को मिला के बड़े वाले सर्कल का एरिया होना चाहिए। ठीक, देखो तो पाई, अब देखो अगर हम यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो यहाँ पाई कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, सिर्फ R1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। अब बताओ हमारे पास जो ये वाला पार्क है इसका हमें डायमीटर गिवन है 16, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 12 है, सॉरी डायमीटर 12 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 64 में अगर 36 ऐड करोगे तो हो गया 100, तो बड़े वाले पार्क का जो रेडियस है उसका स्क्वायर करने में हमारे पास कितना है 100 आया, तो 100% यहाँ से जो हमारे पास रेडियस रहा होगा बड़े वाले सर्कल का वो कितना रहा होगा 10 रहा होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा ए 10। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a, ठीक है, यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। अच्छा मतलब पार्क है, स्क्वायर बोर्ड है और इसके बाद एक सर्कल है रेड सर्कल। जयादेव इज आस्क्ड कीप अ डॉट ऑन द अबव शेड बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन इज, ऑन द शेडेड रीजन बहुत आसान है। सर्कल का पूरे सर्कल का सॉरी पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर मैं पूरे स्क्वायर का एरिया पूछूं तो कितना होता है बताओ, स्क्वायर है ना, स्क्वायर बोर्ड एक पढ़ लेते हैं। हाँ तो करें, हाँ करें, हाँ करें, चलो हाँ कर लेते हैं। देखो पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बोला स्क्वायर की जो साइड है वो 2 है, 2a 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 2a, तो अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूंगा तो स्क्वायर का एरिया जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर। अब साइड हमारे पास 2a, तो 2a का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया। स्क्वायर में हमें जो वो है डॉटेड, मतलब जो हमें क्या करना है, हमें जो डॉट्स करने हैं ना वो शेडेड पोर्शन पे करने हैं, तो हम क्या करेंगे पूरे ट्रायंगल के पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास स्क्वायर का तो एरिया आ गया। अब सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताओ ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 2a है, ये पूरा 2a है, सो आधा करेंगे रेडियस करेंगे तो कितना a हो जाएगा, सो पाई a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पूरे स्क्वायर के एरिया में सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। मैंने समझाया था कि जो स्क्वायर की साइड है यहाँ से यहाँ तक ये 2a है, ठीक है, तो सर्कल का डायमीटर भी 2a हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा a हो जाएगा ना, तो हमने पाई आर स्क्वायर किया तो वहाँ से आर की जहाँ पे हमने a रख दिया तो पाई a स्क्वायर हो गया। अब पूरे स्क्वायर के एरिया में से दैट इज़ 4a स्क्वायर, उसमें आप सर्कल का एरिया माइनस कर दो दैट इज़ 5a स्क्वायर, और अपॉन में टोटल स्क्वायर का एरिया कितना है हमारे पास 4a का स्क्वायर। अब ऊपर से a स्क्वायर नीचे से स्क्वायर लेके कट कर दो तो 4 माइनस पाई अपॉन में 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला गया, 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड थे जिसमें से 6 कार्ड तो गायब हो गए, बचे कितने कार्ड, 4 और 2 6, 46 कार्ड बच गए, 46 कार्ड बच गए, रिमेनिंग कार्ड्स, ये कार्ड्स हमारे पास बच गए। ठीक है, बोले आ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब आपको पता है कि हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, जिसके अंदर से 13 हमारे होते हैं स्पेड और 13 हमारे पास होते हैं क्लब। ठीक, अब बोला है कि जो आपके 6 कार्ड खोए थे ना उसमें से 4 कार्ड आपके स्पेड थे, तो मतलब 13 हमारे पास स्पेड कार्ड होते हैं, इसमें से 4 हमारे पास खो गए, तो बचे कितने 9 कार्ड बचे हमारे पास, 9 स्पेड बचे, 9 स्पेड बचे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, तो 9 स्पेड बचे और 13 क्लब बचे, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा 13 7 20 2 22, मतलब हमारे पास 22 कार्ड बच गए ब्लैक कार्ड, और टोटल कार्ड हमारे पास थे कितने 46 थे, तो मतलब 22 अपॉन में 46, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका है। ये देखो द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखो
इसको बनाते हैं। बोला अपर लिमिट ऑफ, देखो मॉडल क्लास जो होता है मॉड में निकालते हैं, और मॉड आप सबको पता है कि मॉड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब किस इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही आपका मॉडल क्लास होता है। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन, आप खुद बताओ। बोला है कि चार लड़कियां हमारे पास ऐसी हैं जिनकी हाइट 140 से छोटी है, 140 सेंटीमीटर से छोटी है। फिर बोला गया कि हमारे पास 11 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से छोटी है। तो आप बताओ क्या इन 11 लड़कियों में ये 4 लड़कियां भी ऐड ऑन नहीं होंगी, क्योंकि इन 4 लड़कियों की भी हाइट तो 145 छोटी ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो 11 लड़कियां हैं इनमें ये 4 लड़कियां ऑलरेडी एड कर रखी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 11 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर ये बनाओगे ना टेबल, देखो ऐसा कुछ बनेगा, तो यह जाएगा बिलो 140। ठीक है, तो बिलो 140 करेंगे। ठीक है, तो पहला हो जाएगा बिलो 140, अगला है बिलो 145, लेकिन बिलो 145 में 144 भी आएगा, 143 भी आएगा, 142 भी आएगा, 141 भी आएगा, 140 भी आएगा और 139 भी आएगा। लेकिन हमें रुकना कहाँ है, हमें रुकना है 140 पे, क्योंकि बिलो 140 वाले तो ऊपर वाले में आ गए। तो इसका मतलब 45 से नीचे हमें जाना है, 145 से नीचे जाना है, लेकिन हम रुक कहाँ जाएंगे, 140 पे। ठीक है, तो आ जाएगा 140 से 145, देन 145 से 150, देन 150 से 155, देन 155 से 160, देन 160 से 165। बिलो 140 कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, अब बोला है बिलो 145 हमारे पास 11 लोग हैं, लेकिन 11 लोगों में 4 लोग भी ऐड ऑन होंगे, तो माइनस कर देंगे 11 में से 4, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 7। बिलो 29, सॉरी बिलो 150 बोला है 150 से छोटे, मतलब 150 सेंटीमीटर से छोटी हमारे पास 29 गर्ल्स हैं, लेकिन इन 29 गर्ल्स में ये 11 लड़कियाँ तो पहले से ऐड ऑन होंगी। तो 29 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 8, 18 आ जाएगा। फिर 40 में से 29 माइनस कर दो तो आई थिंक 11 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, 4, 1, 5 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी है। अब बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल की है, इस इंटरवल की। तो पूछा था इसका लो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है, 150 है, तो ऑप्शन में है 150, यस ऑप्शन डी 150। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एडजेसेंट रीजन पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। बिल्कुल सही, अगर इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए कौन का, और कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए आपको हेमिस्फेयर का। रीजन क्या गिवन है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सर्फेसिस ऑफ द हेमिस्फेयर। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आपने हेमिस्फेयर और कौन के प्लेन सर्फेसिस को जोड़ दिया है, तो कर्व्ड ही तो हमारे पास टच करने के लिए कौन सा एरिया बचा, कर्व्ड वाला बचा। तो ये बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन, सॉरी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट बोला गया टॉप इज, एक सेकेंड, अच्छा ये रहा, बोला कि हमारे पास एडजेशन है -5, -5/2, 0, 5/2 इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई अगर ये AP में होंगे तो मैं किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर पकड़ लूँ तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा करते हैं हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। तो अगर हम -5/2 में से माइनस करूँ माइनस का 5, तो -5/2 + 5 हो जाएगा। LCM लेंगे, 10 में से 5 गया, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 0 में से इसको माइनस करते हैं, तो 0 माइनस -5/2, अगेन 5/2 आ गया, मतलब AP में तो है। रीज़न क्या है, द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नैव हैव बोथ पॉजिटिव, द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। व्हाई नॉट, बिल्कुल हो सकते हैं। अब ऐसे देखो ना, यही आपके सामने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें नेगेटिव टर्म्स या पॉजिटिव टर्म्स भी हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें एडजेसेंट ट्रू है बट रीज़न रॉन्ग है। ठीक है, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। ठीक, तो ये सारे आपके वो क्वेश्चंस हो गए MCQs वाले। ठीक है,